आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दूसरा बेसल रिफॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे मनी मार्केट और चौथा पढ़ेंगे, अगर टाइम बचा तो कैपिटल मार्केट। चलिए, पहला टॉपिक है एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए पहले बताइए एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है? ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट जनरेट करके दे दे, वो आपका क्या है? एसेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट है, वो भी आपका एसेट है, क्योंकि बाद में आपको परसेंटेज मिलेगी ब्याज की उसके ऊपर, ठीक है। आपका लैंड, अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, वो भी आपका एसेट है। आज नहीं तो 10 साल बाद आपको वो कुछ दे ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह बैंक्स का भी कुछ एसेट होता है। अब बैंक्स को इनकम कहां से है? लोन से। वो लोन देंगे, उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे, वो उसका प्रॉफिट है। तो बैंक का जो एसेट है वो क्या है? लोन है। पर जब एसेट परफॉर्म ही ना करे, बैंक ने किसी आदमी को लोन दिया, ठीक है, और लोन के पैसे आ ही नहीं रहे, उसको लोन की परसेंटेज इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक आदमी को दिया लोन कितना दिया? 1 करोड़ रुपया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, ब्याज देना तो दूर की बात है, उसके ब्याज तो क्या देना, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पा रहा।
बैंक ने सोचा था हमको ब्याज देगा, हमारा प्रॉफिट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं दे पा रहा, तो वो क्या हो गया, आपका जो एसेट था वो क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया, परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसा एसेट जिसका आपको ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 90 दिनों तक नहीं मिला, ऐसा एसेट जिसका ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को 90 दिन तक नहीं मिला, ना तो उसको ब्याज मिला 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है, जो उसने देना था, और ना ही अपना उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिल रहा उसको, तो ये क्या डिक्लेयर कर देंगे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब एनपीएस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला सब स्टैंडर्ड एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एनपीए, और तीसरा लॉस डिक्लेयर्ड। पहला है सब स्टैंडर्ड एनपीए, दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग एनपीए, तीसरा है लॉस डिक्लेयर्ड। ठीक है जी, क्लियर है। अब हुआ क्या, 90 दिन हो गए, ना प्रिंसिपल अमाउंट आया, ना आपको कोई उसका इंटरेस्ट आया, आपने डिक्लेयर कर दिया, वो चीज क्या है, एनपीए है। अब एनपीए को बैंक क्या करती है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ऐसा लोन जिसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 12 मंथ से लेस देन 12 मंथ क्या होता है, 1 साल से नीचे नीचे नहीं आया, उसको वो क्या कह देते हैं, ये सब स्टैंडर्ड एनपीए। मतलब 12 मंथ का उन्होंने टारगेट ले लिया, हमने ये देखा, अब 90 दिन तो हो चुके हैं, वो डिक्लेयर है कि एनपीए है, अब उसने एनपीए को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अगर ना तो उस आदमी ने प्रिंसिपल अमाउंट या उसका जो इंटरेस्ट था 1 साल से पहले बैंक को नहीं दिया, तो बैंक उसको किस में डाल देती है, सब स्टैंडर्ड एनपीए। क्लियर है जी। दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एनपीए, ठीक है, इसको डाउटफुल एनपीए भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाउटफुल है। अब देखो ना, 1 साल से कम उनको पैसा भी नहीं मिला और ब्याज भी नहीं मिला। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी आ गई डाउटफुल एनपीए। उन्होंने देखा कि 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, 1 साल ऊपर निकल गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और अब तक ना हमको प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है और ना ही हमको उस लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इसको किस में डाल देंगे कि अब ये किस कैटेगरी में आ गया, डाउटफुल में आ गया, कि अब ये भागेगा। पहले क्या था, 1 साल तक उन्होंने वेट की, उसको किस में डाल दिया, सब स्टैंडर्ड में डाल दिया। ठीक है, अब उनको पता लग गया 12 मंथ भी क्रॉस हो चुके हैं, 1 साल भी क्रॉस हो चुका है, अब वो किस में आ गया, डाउटफुल की। अब उनको डाउट है ये भागेगा। ठीक है, और तीसरा लॉस डिक्लेयर्ड, जब उनको पक्का ही पता लग गया, भाग गया, जैसे आपका किंगफिशर का मालिक भाग गया ना, बस वो कौन सी कैटेगरी आ गई, लॉस्ट। ठीक है जी, तो आपका नीरव मोदी, ठीक है, वो किंगफिशर वाला माल्या, वो किस कैटेगरी में आ रहे, हो गया ना। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ एनपीए बैंक आपकी बना देती है। ठीक है जी, क्लियर है, कितना बताओ, इतना क्लियर है पहले। अब गवर्नमेंट का डाटा कहता है कि 2018 में, रिसेंट डाटा तो भी आना है, 2018 में एनपीए कितना था, 10.54 लाख करोड़ रुपीस। इतना पैसा बैंकों का डूब चुका है, 10.54 लाख करोड़ रुपीस हमारा बैंकों का डूब चुका है। और उसमें भी सबसे ज्यादा शेयर किसका था, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, सरकारी बैंकों का पैसा ज्यादा डूबा है।
प्राइवेट बैंकों का इतना नहीं डूबा जितना 90% शेयर बहुत होता है। एक फिगर में 90% शेयर किसका आ गया? सरकारी बैंकों का आ गया। कितना पैसा डूबा हुआ, सोचो अगर ये पैसा वापस आ जाए तो कहां चली जाए इकोनॉमी। ठीक है, अब पैसा डूबता क्यों है? एनपीए के रीजंस क्या हैं? पहला रीजन विलफुल डिफॉल्ट। चलो बंदे ने सोच ही लिया मैंने पैसा खाना है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? वो बैंक से लोन उठाएगा, लोन उठाकर अपना इंटरेस्ट पे ही नहीं करेगा, उड़ जाएगा। वो तो सोचा ही हुआ मैंने तो खाना ही खाना है बैंक के पैसे, बात ही खत्म होगी। ठीक है, दूसरा बिजनेस साइकिल। कई बार क्या होता है कि आदमी ने अच्छी नीयत से पैसा लिया होता है पर बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। मंदी आ गई, ठीक है, उससे क्या हुआ? बिजनेस नहीं चल रहे, या कोरोना आ गया, इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, सारा कुछ ठप हो गया, बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब हो गया। अब बताओ वो प्रिंसिपल अमाउंट गया, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया, कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है, बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब हो गया। तीसरा पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर देखो, विजय माल्या का ना जो लोन था वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था। ये तो है नहीं कि बीजेपी नहीं आती उसको खरबों करोड़ों डॉलर में आपका लोन दे दिया, ऐसा नहीं था। लोन तो उसको पिछली गवर्नमेंट ने दिया हुआ था। अब बंदा पूछे कि जब वो बंदा आपको लग रहा था कि वो बंदा डिफॉल्ट करेगा, पिछला लोन चुका नहीं पा रहा, आपने क्यों बैंकों को प्रेशराइज किया कि इसको लोन दो? किसी ने तो किया ना, किसी ने तो उसको प्रेशराइज किया ना लोन देने के लिए। पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, चौथा बैंकों की मैनेजमेंट में प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है, बैंक ना कह देते कि जो जितना लोन बांटेगा, ठीक है, हमारा टारगेट देगा, हमको ज्यादा इनकम देगा, हम उसकी क्या कर देंगे? प्रमोशंस कर देंगे, उसके घर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो वो इस लालच में करते ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने में पड़ते हैं कि बैंक को प्रॉफिट हो, हमारी कुर्सी ऊंची जाए। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने रेवड़ियां बांट दी, बाद में पता लग गया रेवड़ियों का प्रॉफिट क्या, ना रेवड़ी भी नहीं आई। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने हमारे स्टार लग जाए, हम बैंक का पैसा लुटा देंगे, आए ना आए हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये उन्होंने मेन कारण देखे कि ये मेन कारण है जिसके कारण अक्सर एनपीएस खड़े हो जाते हैं। क्लियर है जी, समझ में आ गया? चलिए, अब गवर्नमेंट ने काम क्या किया। पहला ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टार मार्क कर लेना, मिशन इंद्रधनुष। याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा था कि जो मिशन इंद्रधनुष है, पूरा नहीं पूछा था ना, पूरा पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने ये पूछा था कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो उसका टारगेट क्या है, वो किस सेक्टर पे काम कर रहा है। ठीक है, लोगों ने पता क्या लिख दिया? लोगों ने लिखा आर्मी डिफेंस। इंद्र देवता है ना, लगता मारेंगे किसी को। ठीक है, नहीं, इंद्रधनुष का मतलब क्या है? जो बैंकिंग एनपीएस है उसको खत्म करने के लिए, उसको किस तरह से हम कंट्रोल में लेके। मिशन इंद्रधनुष ने दो बहुत बड़ी रिकमेंडेशन दी। वैसे उसकी बहुत रिकमेंडेशन है, ठीक है ना, हमने इतना डिटेल में नहीं जाना, पर दो जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो ये है। पहला, उसने कहा किसी भी एमडी बैंक, कोई भी बैंक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक है, ठीक है, इसकी एमडी और सीईओ पोस्ट, दो तीन, एक तो एमडी, कोई भी कंपनी है एमडी और सीईओ पोस्ट होगी उसकी। ठीक है, उसने कहा एमडी और सीईओ पोस्ट जो है वो एक आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। बैंकों में जो उन्होंने डिफॉल्ट देखे ना, उसमें ये देखा कि जब एक ही आदमी के पास एमडी की पोस्ट हो, एक ही आदमी के पास सीईओ की पोस्ट हो, तो वो अपनी मारता है। चाहे पॉलिटिकल प्रेशर में आगे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर वो अपने आप को बना हुआ है, अपने बैंक के एम्प्लॉइज को बोल रहा है आप लोन बांटो, मैंने कह दिया। कोई चेक बैलेंस है यहाँ पर? कोई चेक बैलेंस नहीं है। तो उसने कहा कि जो एमडी और सीईओ की पोस्ट होनी चाहिए ये डिफरेंट लोगों को दो, ताकि अगर एमडी गलत काम करे तो सीईओ उसको पकड़ ले, सीईओ गलत काम करे तो एमडी उसको पकड़ ले। ठीक है, पहली बात। दूसरी,
उसने बोला कि एक कंपनी बनाओ जिसका नाम क्या होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, और यहीं से चीज निकलेगी एक और टर्म की जिसका नाम क्या होगा, बैड बैंक। बैड बैंक, ठीक है जी, सुना कभी नाम इसका है? सुना तो नहीं है नाम कभी। चलिए करो चेंज। चलिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? तो पहली रिकमेंडेशन उसकी एमडीएसीओ को अलग करना, दूसरा उसने कहा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। फॉर एग्जांपल एक बैंक है कोई भी और उसके एनपीएस कितने हैं, 1000 करोड़। 1000 करोड़ का पैसा उसका गया, ना इंटरेस्ट आ रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगी भैया, गाले में तो एक लिमिट तक जाती है ना, अब बंदा ढीठ ही होके बैठ गया तो क्या करोगे, ठीक है। अब बैंक के पास इतना टाइम है कि वो अपना काम करे या दूसरे को करे। अगर आप मैनेजर क्लर्क को बोलेगा चल भी एक बंदा शुरू हो जा और गाले निकाल सारा दिन, कितनों को गालियां निकाल ले, क्यों बाकी काम नहीं करना बैंक का, ठीक है। तो उन्होंने ये गालियों का ठेका दे दिया। ठेका किसको दिया, एक कंपनी को जिसका नाम क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो करते हैं ना जो डिफॉल्टर फोन में हेलो, वो शुरू से हो जाता है गाले निकालता, 8 बजे तक गालियां निकालता जाता है, बस वेले बंदे ना। उन्होंने इसको पहले वो गालियों का ठेका दे दिया कि हो जाओ शुरू सुबह और गालियां निकालो बस इनको, ठीक है। इतनी गालियां निकालो कि शर्म खा जाओ, बैंक के पैसे दे जाए, ठीक है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी क्या काम, 1000 करोड़ रुपए का बैंक ए के ऊपर एनपीए था, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कहेगी कि हम आपको 800 करोड़ रुपया दे देंगे, ले लो 800 करोड़ रुपया आप हमसे ले लो, हमने आपके जितने भी एनपीए से सारे खरीद लिए 800 करोड़। अब बैंक तो डूब रहा था, तो बैंक के लिए तो ये एक तरह की संजीवनी बूटी होगी ना, से तो कुछ ही बढ़िया। 200 करोड़ का लॉस हुआ है, पर सोचो ना अगर 1000 करोड़ का लॉस हो जाए, कहां 200 करोड़ का, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो, जितने भी आपके एनपीएस है हमको कितने में दे दो, 800 करोड़, हम अपने हम निकलवा देंगे, ठीक है। और ये कंपनी बाद में कितने निकलवाएगी, 1000 करोड़। तो प्रॉफिट कितना आया, ब्याज भी लगाएगी साथ में, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 200 करोड़ का प्रॉफिट ही है। देखो ना, एनपीए कितने भी 800 करोड़ में कर दिए और खुद कितना किया, 1000 करोड़ रुपए निकलवा लिया, ब्याज भी अलग, तो वो तो उस बंदे की कमाई है, ठीक है। उससे सुबह शुरू हो जाना, देखते रहेगी शुरू, ठीक है, चाय पी, उसको खाना नहीं खाने देना उन्होंने, गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां। फिर आएंगे उसके घर, आएंगे घर आके गालियां लेके जाएंगे, फिर उसका स्कूटर लेके जाएंगे, ठीक है, जैसे वर्मा जी का लेके गए थे, वो पुलिस में गए हुए, हमारी स्कूटी गया, बाद में लगा एआरसी लेगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लेके गई हुई है, ठीक है। तो प्रॉफिट है उन लोगों का, वो काम करके ना 200 करोड़ में अपना। तो पहला उन्होंने बोला था ये चीज। चलिए जब गवर्नमेंट ने देखा कि 200 करोड़ रुपए अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कमा रही है तो हम भी क्यों ना कमाएं, पहले हमने गलतियां तो कर ही दी हैं, अब हम भी उसमें से कुछ कमा लें। तो गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेके आई जिसका नाम क्या था, बैड बैंक। गवर्नमेंट ने कहा कि आने वाले टाइम में हम भी एक सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलेंगे जिसका नाम क्या होगा, बैड बैंक। वो भी क्या करेगा, बैंकों के एनपीए उठाएगा, ठीक है, और उन एनपीए से आधे में लेकर इसमें प्रॉफिट कमाएगा अपना, और अपना जो भी है सिस्टम को चलाएगा, ठीक है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट भी इस फील्ड में आना चाहती है, उसका नाम क्या होगा, बैड बैंक। अभी आया नहीं है, अप्रूवल आ गई है, ठीक है। आने वाले टाइम में सरकारी लोग भी उन लोगों को गालियां निकालते दिखेंगे, ठीक है, सरकारी गालियां खाएंगे अभी, समझ में आ गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके अलावा और क्या क्या होता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये तो चीज हर जगह होती है, जहां भी सरकारी पैसा फंसा होता है तो वो क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल में ले जाते हैं केस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आजकल बिजली वालों के पैसे फंसे हुए हैं, ठीक है, मीटर वालों ने 10-10 लाख रुपया देना है,
तो वो क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल में ले जाते हैं, ट्रिब्यूनल वहां पर जाके डिसीजन दे देती है। ठीक है, सरफराजी एक्ट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ट्रिब्यूनल एक कोर्ट होती है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक तरह की कोर्ट होती है, जज के पास चला गया केस, और जज ऑर्डर दे देगा बंदे को कि भैया ऐसा है, या तो पैसा दो, तो अपनी प्रॉपर्टी क्रूज करो। चलिए, सरफराजी एक्ट 2002, ठीक है। अब ये क्या देती है, ये बैंक को अथॉरिटी देता है कि अगर किसी बैंक का एनपीए खड़ा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, उस कस्टमर की प्रॉपर्टी क्रुक कर सकता है। उसको ये राइट दे दिया गया, उसके एसेट बेच सकता है। आपको पता है, चंडीगढ़ में उस दिन मैं जब गया था ना पढ़ाने, मुझे भी बता था, कहता मार्केट वैल्यू जिसकी 10-10 करोड़ रुपए है, वो बिल्डिंग 1-1 करोड़ की बिक रही थी। तो मैंने उससे पूछा, नीलामी हो रही थी बैंक की, तो मैंने उससे पूछा भैया 10 करोड़ की बिल्डिंग 1 करोड़ में कैसे बिक रही है? तो वो कहते हैं बेसिकली किन लोगों की है, एनपीओ। और ये बैंक क्या करी, उसकी नीलामी करा दी, करती है ना नीलामी बैंक। उस बैंक को पावर किसने दी इस एक्ट में, कि जिसने भी डिफॉल्ट किया आप उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी करा सकते हो, या उसका स्कूटर उठा के लेके जा सकते हो। ठीक है, ये एक्ट ने उनको पावर दे दी थी। ठीक है, आगे चलिए। इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये क्या करता है, अब ये कहता है, फॉर एग्जांपल 2 कैटेगरी के आपके लोग हैं जो बैंक डिफॉल्ट करते हैं। पहले लोग हैं इंडिविजुअल, लोन ले लेंगे, देंगे नहीं। ठीक है, दूसरे कौन है, कंपनीज, जैसे आपकी किंगफिशर कंपनी, विजय माल्या की। ठीक है, लोन लिया, दिया नहीं, भाग गया। ठीक है, तब इसको सॉल्व आउट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट लेके आई एक कोड, जिसका नाम क्या था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। उन्होंने बोला चाहे इंडिविजुअल है चाहे कंपनीज है, ठीक है, इन दोनों केसेस के लिए अलग अलग कोड्स बनाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए अलग कोड बनाएंगे, कंपनी के लिए अलग कोड बनाएंगे। ठीक है जी, अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का लोन कितना है, 100 करोड़। इन्होंने कंपनी को देना है टाइम 180 दिनों का, 180 दिनों का, कि भैया लोन चुकाना है या नहीं चुकाना। ठीक है, वो कहेगा मैं कोशिश कर रहा हूं, वो कहेंगे खोल लो, 180 दिन तक कोशिश कर लो अगर आपने करना तो। ठीक है, 180 दिन क्रॉस होने के बाद वो इसके सामने 2 ऑप्शंस रख देंगे। वो कहेंगे चलाना चाहते हो कंपनी? अगर तो उसने बोला मैं कंपनी चलाना चाहता हूं पर मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो वो कहेंगे ठीक है तुम कंपनी चलाओ, जितना भी पैसा बैंक का आपके पास फंसा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बैंक के शेयर्स में। अब ये सोचो कि बैंक ने आपका 100 करोड़ रुपए का शेयर ही ले लिया, और जैसे जैसे तुम्हारी कंपनी ग्रो करेगी उस हिसाब से आप जो उनका शेयर बढ़ेगा आप उनको दे देना। शेयर आज 10 रुपए का, लोग बाद में 100 रुपए का हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपका शेयर बढ़ गया जितना ही बड़ा बैंक को दे देना, हम आपकी कोई प्रॉपर्टी क्रुक नहीं करेंगे। पहली ऑप्शन। ठीक है, दूसरी ऑप्शन, अगर तो कंपनी वाले ने ये बात कह दी कि नहीं भैया मेरे में कैपेसिटी ही नहीं है कंपनी चलाने की, तो वो कहेंगे ऐसा है कि आपकी कंपनी की नीलामी होगी, और उस नीलामी से जितना भी पैसा आएगा हम किसका एनपीए भरेंगे, बैंक का, बैंक का। समझ गए? आज का सख्ती भी पड़ी है ना, इसलिए सख्ती भी पड़ी है। वो टाइम गए कि बैंक का पैसा खाएंगे और निकल जाएंगे। इंडिविजुअल से भी पूछ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद 10 लाख है, बताओ भाई 180 दिन का टाइम दिया,
दोगे या नहीं दोगे? वो कहेगा दूंगा, तो आपसे कॉपरेट कर लेंगे। अगर वो कहेगा नहीं दूंगा, 180 दिन बाद तुम्हारे घर की और एसेट की नीलामी हो जाएगी। और इस तरीके से गवर्नमेंट ने काफी पैसे की रिकवरी अब कर ली है। हो सकता है कि जब अगली फिगर आए आपको 10 लाख करोड़ से नीचे ही आए। गवर्नमेंट ने काफी रिकवरी की है इस पैसे की। और इसके अलावा गवर्नमेंट एक और काम कर रही है जिसका नाम क्या है, बेसल रिफॉर्म्स को फॉलो कर रही है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, बेसल रिफॉर्म्स। ठीक है, देखिए एनपी देखिए, हम आगे चले। चलिए, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है जी। देखिए कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल तो एक तरह का क्या है, ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल बेसिकली हर डिपार्टमेंट का एक तरह का कोर्ट होता है। आपका पंजाब में हर स्टेट में, ठीक है, बिजली वाला जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी अपना एक ट्रिब्यूनल है हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल के लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, जुडिशियल पावर्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने उनका पैसा दिया, आपका ट्रिब्यूनल में केस जाएगा, वो आपके ऊपर फाइन लगाएंगे। ठीक है, वो पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आपने उसको चैलेंज करना है तो वो फैसला कहां पर चैलेंज होता है, सीधा कोर्ट में। लॉस डिक्लेयर एनपीए, लॉस डिक्लेयर का मतलब क्या हो गया कि जब बैंक को पता लग गया कि अब विजय माल्या भाग गया, हमारा लॉस डिक्लेयर्ड है, अब ये भाई साहब आने वाले नहीं है, हमारे पैसे गए। पहले उम्मीद थी ना कि वो आईपीएल में देख रहा था मैच हो रहा कि चलो यहीं पर ही दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा, आईपीएल से कमा के दे देगा, पर अब तो भाग ही गया तो क्या देगा वो, लॉस डिक्लेयर हो गया। चलिए आगे चलिए। हाँ, नोट्स का भी मैं करता हूँ, आज देखता हूँ नोट्स का मैं। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय बेसल? सुना कभी नाम उसका? बेसल क्या है? बेसल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, जहां पर हेडक्वार्टर है एक इंस्टीट्यूशन का जिसका नाम क्या है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसबीआई का यूएस के किसी बैंक से डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, या लेमन ब्रदर्स बैंक से डिस्प्यूट हो जाए, या एसबीआई का कोई गवर्नमेंट से डिस्प्यूट हो जाए जहां बैंकिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट को ग्लोबली कौन सॉर्ट आउट करता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है जी, तो जैसे देशों का डिस्प्यूट हो जाए तो वो कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यहां पर कौन करेगा बैंकों का डिस्प्यूट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेसल स्विट्जरलैंड। अब हुआ क्या, 80s का एरा और यूरोप में मंदी आई। ठीक है, यूरोप में मंदी क्यों आई, क्योंकि गल्फ क्राइसिस चल रहे थे, गल्फ में लड़ाई चल रही थी ना, बताया ना आपको मैंने। यूएस ने क्या किया, लड़ाई लगा दी सदाम हुसैन के खिलाफ, ऑयल के वेल्स को आग लगाई, तेल के दाम बढ़ गए।
अब जब तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है ना, क्योंकि बेसिक ट्रांसपोर्टेशन तो तेल ने लेके आनी है। उससे क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन थे वो डूब गए, बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब हो गया ना भाई, बिजनेसमैन क्या हो गया, डूब गए, ठीक है। और उससे भी आगे क्या हुआ, जब बिजनेसमैन डूब गए, जिन्होंने बैंक से लोन लिए हुए थे, बैंक के भी डूबने के कगार पड़ गई। तो ये चीज कोई नई तो है नहीं, ये चीज आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ लेना कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तब भी बहुत बड़ा सेशन आया था 1926 में, बैंक डूबने की कगार पे आ गए थे, ठीक है। अब ये क्या है, ये मार्केट फ्लक्चुएशंस है, इसको आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता और बैंक भी कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, बेसल में 1980s में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में 10 दुनिया के बड़े जो सेंट्रल बैंक्स थे, जैसे भारत का आरबीआई है, दुनिया के बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक्स थे, जिसमें यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, इनके 10 बड़े बैंकों के गवर्नर्स आपस में मिले और उन्होंने बोला कि देखो भैया, ये चीजें तो चलती रहेंगी, आप लड़ाइयों को रोक नहीं सकते, ठीक है, आप मार्केट फ्लक्चुएशंस को रोक नहीं सकते, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, पर आप एक काम तो कर सकते हो ना कि आप बैंक को डूबने से बचाओ, ठीक है। आज कोरोना आ गया तो आप क्या सोच रहे थे, कोई नई डिजीज नहीं आ सकती, आप ये सोच नहीं सकते आप इस बात को, आपको लेके चलना पड़ेगा कि आर्थिक मंदी द्वारा आ सकती है या ग्लोबल युद्ध हो सकता है, तो उस समय बैंक का क्या कसूर है, हमने बैंक को डूबने से बचाना है, तो इसके लिए कुछ मेजर्स एडॉप्ट करने चाहिए और इन मेजर्स को क्या बोला गया, बेसल रिफॉर्म्स, बेसल रिफॉर्म्स। क्या चीज, गवर्नर्स 10 बड़े बैंक, उनके गवर्नर्स, जैसे आरबीआई हो गया, ठीक है ना, उनका एफपीआई हो गया यूएसए का, ऐसे सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स आपस में मिले, ठीक है जी। चलिए, तो पहली रिफॉर्म कब आई, 1988, और इसने कंसेप्ट बताया एक कि अगर बैंकों को डूबने से बचाना है तो बैंकों को एक रेशियो मेंटेन रखनी पड़ेगी, जिसका मतलब क्या होगा, कैपिटल एडुकेट रेशियो, यहां पर ये कंसेप्ट लेके आती है किसका, कैपिटल एडुकेट रेशियो, ठीक है। इसको कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी कहा जाता है, कई लोग एडुकेसी रेशियो कहते हैं, कई लोग एडुकेट रेशियो भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, क्या तो एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, ठीक है। सपोज एक बैंक है ए और बैंक ने लोन दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने पर्सन ए को ठीक है, एक बैंक ने पर्सन ए को कितना दिया, 30 लाख लोन, गवर्नमेंट को कितना दिया, 20 लाख लोन, प्राइवेट तीसरे पर्सन को कितना दिया, 20 लाख लोन। अब बैंक से पूछा गया कि आपको कहां पर डाउट है कि कौन सा लोन खत्म होके एनपीए में आ सकता है। देखो, ये लोन कभी नहीं आता एनपीए में, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं सेफ होती हैं, टाइम जरूर लगाएंगी पर पैसा मरता नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर हमको ऐसा लगता है कि ये बंदा और ये बंदा जितने भी हमने लोन दिए हैं उनमें 50 लाख की जो वैल्यू है ना, वो हमको डाउटफुल है कि कहीं ना कहीं हमारे पैसे मर जाएंगे, ये हमारे एनपीए में आ जाएंगे। तो कितने हो गए, 30 लाख प्लस 20 लाख, ठीक है जी। अब
फॉर्मूला क्या निकाला उन्होंने, फॉर्मूला निकाला कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट। ठीक है, दोबारा बताता हूं मैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल कैपिटल रिस्क वेट एसेट इनटू 100। ठीक है जी। अब ये जो 50 लाख था, जो बैंक ने बोला कि 30 लाख प्लस 20 लाख, ये जो 50 लाख है, हमको डाउट है कि ये पैसा मरने वाला है, तो इसको क्या बोल दिया उन्होंने, रिस्क वेट एसेट। मरा नहीं है पर मर सकता है, पैसा डूब सकता है बैंक का, तो इसको रिस्क है ना, तो इसको उन्होंने क्या कह दिया, रिस्क वेट एसेट। आज नहीं तो कल मरा, कल नहीं तो साल बाद मरा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जितना रिस्क वेट एसेट है उसका कुछ प्रपोर्शन, जितना भी आपका लोन ऐसा है जो मर सकता है, उसका कुछ प्रपोर्शन आपको अपने पर रिजर्व रख के रखना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करो मेरा रिस्क वेट एसेट कितना, फॉर एग्जांपल कितना है, 100 करोड़ है, तो बेसिल रिफॉर्म्स ने कह दिया 8% रिस्क वेट एसेट का आपको बैंक को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा, ताकि कल बैंक अगर डूब जाए तो वो पैसा आपको पिगी बैंक की तरह, कुशन की तरह हेल्प करे, बैंक रन की सिचुएशन ना आ जाए। और ये जो रेशियो है ये कौन डिसाइड करता है, ये जो बेसल की कमिटी है इंटरनेशनल लेवल की, वो डिसाइड करती है कि बैंकों को इंटरनेशनल लेवल पे इतना रेशियो तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब 8% ऑफ टोटल कैपिटल या नो 8% ऑफ रिस्क वेट एसेट, टोटल कैपिटल नहीं, 8% ऑफ रिस्क वेट एसेट। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, इसका 50 लाख है, तो 8% ऑफ 50 लाख आपको अपने पास पिगी बैंक की तरह रखना पड़ेगा। वो क्या हो गया, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। कल ये बैंक डूबने की कगार में आ गया तो वो पैसा गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको देगी और बैंक को सेफ्टी करवा देगी, बचा देगी। क्लियर है जी, समझ में आ गया। चलिए अब फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ा कैलकुलेट कर लें। ठीक है, 8% ही होगा। नहीं ये वो डिसाइड करते हैं, आज का तो 10-14% चला हुआ है, वो इंडिया नहीं साइन कर रही है उसको। जो उन्होंने सबसे पहले किया था वो कितना किया था, 8% किया था। ठीक है, हाँ जी, डाउट क्या बताइए आप। हाँ जी, लवप्रीत बताइए डाउट क्या आपको। चलिए, जब तो फॉर एग्जांपल बेसल ने कितने परसेंटेज बोला, 8%, कैर कितनी आ गई, 8%। ठीक है, रिस्क वेट एसेट कितना, जितना पैसा उनका डाउटफुल में है 50। ठीक है, तो कितना पैसा उनको अपने पास सेव करके रखना पड़ेगा 50 लाख में, जो उनको डाउट है कि ये कल बच सके। ये कितना आएगा, 8 to 50 बाई 4 लाख रुपीस। 4 लाख, अगर 50 लाख का आपने लोन दिया तो उसका 4 लाख रुपया आपको एक अलग से रखना पड़ेगा कि कल अगर बैंक रन हो जाए या बैंक डूबने की सिचुएशन आ जाए तो ये पैसा आपको हेल्प करे। अब बात तो 50 लाख की है नहीं, बात तो वहां पर खरबों की है। ठीक है, यस, रिस्क वेट एसेट, इसकी अभी कैलकुलेशन दोबारा होनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 2018 में तो उन्होंने 10.50 लाख करोड़ रुपए आपका बताया था कि ये एनपीए हो चुका है। ठीक है, रिस्क वेट एसेट कितना है, इसकी कैलकुलेशन बैंक्स को देनी पड़ेगी आपको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसकी अभी कैलकुलेशन की फिगर आई नहीं है इनकी रिसेंटली। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जब भी पब्लिश करेगी इसको करती नहीं ना जल्दी, क्योंकि ये नाकामी शो करती है ना आपकी, ये आपकी नाकामी शो कर देगी वहां पर कि आपके जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है वो सही है ही नहीं, आपका जो बैंक है वो अच्छी तरह से स्टैब्लिश ही नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन यहाँ से स्टैब्लिश ही नहीं है, तो गवर्नमेंट इसलिए इसको डिले
पे करती है। 2011 में सेंसस आया था, 2021 में आना था, अभी तक नहीं आया। क्यों आया? भारत चाइना से ऊपर चला गया ना। भारत ने 2034 में बनना था, चाइना को ओवरटेक करना था, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 2024 में कर गया। रिजल्ट नहीं, रिजल्ट रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या आ गए। अब ये आपको क्वेश्चन मार्क है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बीएसएफ का एरिया है, ठीक है, तो रोहिंग्या आ कहां से गए? अब वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं इसको, तो कहां से आ गए? आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे? आप स्टेट पुलिस को कुछ कह सकते हो उसमें? बॉर्डर मैनेजमेंट किसकी है? बीएसएफ की है, तभी वो सेंसर नहीं पब्लिश कर रहे। ठीक है, हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्रेडिट रिस्क या मार्केट रिस्क में अभी बता रहा हूँ इसको भी। ठीक है, अभी आप ये सोचो, ये ठीक है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, अब बेसल रिफॉर्म्स कितनी हुई हैं? पहली है बेसल रिफॉर्म 1, दूसरी है बेसल रिफॉर्म 2 और तीसरी है बेसल रिफॉर्म 3। ठीक है, चलिए पहले अजी लिखिए बेसल रिफॉर्म 1। बेसल रिफॉर्म 1 में जो क्या है, क्रेडिट एडुकेसी रेशियो को कितना फिक्स किया? 8%। ठीक है जी, और इसके अंदर उन्होंने एक रिस्क को मायने दिया जिसका नाम क्या था? क्रेडिट रिस्क। उन्होंने एक ही रिस्क को पकड़ा जिसका नाम क्या था? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है कि अगर किसी को आपने माल्या को लोन दे दिया और वो भाग गया, ये आपका क्या हो गया? क्रेडिट रिस्क हो गया। अभी तक उनके सामने एक ही रिस्क आया था, क्रेडिट रिस्क, ठीक है, और उन्होंने इसी चीज को पकड़ लिया। ठीक है, तो जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था? क्रेडिट रिस्क के ऊपर। ठीक है, फिर आई बेसल रिफॉर्म्स 2, ये कब आई? 2009 में, आपको पता होगा। ठीक है, 2009 में क्या हुआ था? बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। ठीक है, लेमन ब्रदर बैंक डूबने लगे थे। आहट तो उसकी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, ऐसा नहीं कि यूएसए को नहीं पता था कि ये होगा। जब से यूएस ओसामा बिन लादेन के पीछे लग गया था वॉर में, क्राइसिस तो वहीं से शुरू हो चुके थे। गल्फ वॉर ही थी इतना की, उसने इराक को ही खत्म कर दिया। उसके बाद सीधा कहां गया? सीरिया वगैरह में चला गया। आपको पता होगा पिंक रेवोल्यूशन हुआ था इजिप्ट में, सीरिया में, हर जगह तख्ता पलट हुए थे। लोगों ने तख्ता पलट किया, सीरिया में ऐसा तख्ता पलट किया, मुड़ के सीरिया बसा ही नहीं हुआ, ISIS का अड्डा बन गया। तो ये तख्ता पलट किसने कराए थे? यूएसए ने करवाए थे। इसके कारण क्या हो रहा था? क्राइसिस आ रही थी। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो तो क्राइसिस था, इसकी मैं कह रहा हूँ झलक बहुत पहले आ चुकी थी। क्या था लेमन ब्रदर्स, क्यों बैंक डूबा? लोन दी गया, आर्थिक मंदी आ गई, क्योंकि यूएस वॉर में चला गया था, डॉलर के प्राइस बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते, तेल महंगा होता जा रहा था, कंट्रीज में बीओपी क्राइसिस आ गई। और यहाँ पर क्या हुआ? आप दे ही जा रहे हो, लोन दे ही जा रहे हो, आर्थिक मंदी आ गई और वो आपको पैसा दे ही नहीं पाए। तो आर्थिक मंदी थी ना। ग्रीस, स्पेन तो खत्म ही हो गया एक तरह से, इनको तो बचाया गया इन देशों को, लोग तो सारे वापस आ गए थे जो यहाँ से गए थे। आर्थिक मंदी, देश डूबने के कगार पे आ गए थे। ठीक है, इफेक्ट कब आ रहे थे? जब इसने ओसामा बिन लादेन के पीछे पीछा करना शुरू किया था, वहीं से शुरू हो गया था। ठीक है, तो अब उन्होंने देखा कि बेसल रिफॉर्म्स में फिर से उन्होंने रेशियो को यही मेंटेन रखा, कितना? 8%। पर उन्होंने देखा रिस्क बहुत ज्यादा आ गए हैं। अब सिर्फ ये नहीं है कि क्रेडिट रिस्क है, इसके अलावा और भी रिस्क आ चुके हैं जो उन्होंने मार्केट में सर्वे किया। ठीक है, कौन कौन से रिस्क थे? पहला लिखिए, ऑपरेशनल रिस्क। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशनल रिस्क? बैंक को ऑपरेट करना है, बैंक ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, काम चल रहा है, कभी बैंक का आदमी पैसा लेके भाग गया, फिर
या कोई बैंक के आदमी ने आपको गलत लोन दिलवा दिए, चाहे किसी के प्रेशर में आके, क्या आप उसको नहीं करोगे? कोई बैंक का मैनेजमेंट का आदमी आपका पैसा लेके भाग गया, बैंक भागते हैं, क्या आप उस रिस्क को नहीं कवर? आपने सिर्फ एक आदमी के ऊपर ही कवर करके रखा हुआ रिस्क को कि मतलब वो पैसा लेगा और भागेगा, हम उसको क्रेडिट रिस्क मानेंगे। कल बैंक के 3-4 बंदे आपस में मिलकर घपला करके भाग गए, चाहे एमडी और सीईओ आपस में मिल गए, फिर आप क्या करोगे? क्या इस रिस्क को कवर नहीं करोगे आप? मतलब आपने उस रिस्क को कवर कर लिया कि आपका लोन कोई लेके चला गया तो हमने इसको कवर कर लिया। अगर इसको नहीं कवर करोगे तब भी तो बैंक डूब जाएगा। तो इसमें दूसरा रिस्क क्या आया? ऑपरेशनल रिस्क। बैंक के अंदर के भी तो रिस्क देखने पड़ेंगे आपको। अगला चलिए मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? कोविड आ गया, आपने लोन दिए हुए हैं, ठीक है, ऊपर से आ गया कोविड, मार्केट खत्म, लॉकडाउन हो गया, रिसेशन आ गया, फटा बह गया। अब जिस बंदे ने 50 करोड़ रुपया लोन आपसे लिया, बताओ वो काम कहां करेगा? जो आपका लोन चुकाएगा वो काम कर पाएगा? लॉकडाउन लग चुका है बाहर। तो क्या आप इस रिस्क को कवर नहीं करोगे? आपने सिर्फ ये देखना कि बंदा आया और भाग के चला गया? नहीं, मार्केट भी तो फ्लक्चुएट कर सकती है ना, कई बार मंदी चल रही, कोई वॉर ही लग गई, ठीक है। तो दूसरा रिस्क उन्होंने क्या किया? मार्केट रिस्क। और तीसरा लिखिए कैपिटल रिस्क। कैपिटल रिस्क कैपिटल रिस्क क्या होता है? बैंक ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, कंपनी डूब गई। बैंक ने अपनी तरफ से शेयर मार्केट में पैसा लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा दिया, ठीक है, पुल बनने हैं, किसान बैठ गए, पुल ही नहीं बन रहा, रोड जाम होगी, बताओ क्या कर लोगे अब? ये कौन सा हो गया? उनका अपना कैपिटल रिस्क हो गया ना। आपने तो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट की थी, हुआ ही कुछ नहीं उसका। तो उसने बोला सिर्फ क्रेडिट रिस्क नहीं, आपको ये 3 रिस्क को भी कवर करना पड़ेगा। यानी वो तो है ही है, उसके अलावा ये देखो कि आपका ऑपरेशन रिस्क में पैसा कितना मर रहा है, मार्केट में पैसा अगर आपने दिया है और आपको सिचुएशन लग रही है कि कोविड जैसे हालात हो सकते हैं, मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, तब हमारा पैसा कितना मरेगा। अगर आज वर्ल्ड वार हो जाए तो इंडियन बैंक्स को कहेंगे ना, बताओ भैया अगर वर्ल्ड वार होगी, महंगाई भी आएगी, साथ में सेशन भी आएगा, ठीक है, तब बताओ तुम्हारे पैसे कितने मरेंगे? खोलो बैठ के, ठीक है। फिर अगर मार्केट गिर जाए, यहां पर कहीं पर पुल बन रहा है, वहां पर लोग आगे बैठ जाएं, पुल गया, कितना पैसा तुम्हारा फंसेगा वहां पर बताओ? तो वो जितना भी पैसा होगा सबको किसमें डालेंगे? अब रिस्क वेट एसेट में, और उसके हिसाब से वो कहेंगे 8% को कैलकुलेट करो और वो अपने पास रखो ताकि तुम्हारा बैंक बच सके। यहां पर तो सिर्फ एक बंदे का रिस्क है, यहां तो रिस्क देखो ना कितने हैं। इससे क्या होगा? बैंक की प्रोटेक्शन और ज्यादा होगी। क्लियर है? और बेसल 3 रिफॉर्म्स आई तो है, उसने कितना कर दिया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को? 10 to 14%। भारत ने इन दोनों को साइन किया हुआ है, इस समय भारत ने इसको साइन किया हुआ है। हम कितनी लेके चल रहे हैं? 8%। नहीं, क्या कहती है कितनी करो? 10 से 14%। भारत ने अभी साइन नहीं किया। वो इसलिए साइन नहीं किया, अगर इतना पैसा चला गया मार्केट में, क्या होगा कि हमारी कौन सी डेवलप्ड कंट्री है? डेवलपिंग है ना, हमको तो पैसा देना पड़ेगा ना। अगर आप ये बात करो कि 10 से 14% का पैसा रख लो, फिर दोगे क्या? रिस्क भी तो कितने ज्यादा कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने। तो भारत ने ही अभी अफोर्ड कर, भारत करना कोई बात नहीं, अभी नहीं, जब भी हमको लगेगा कि हमारे अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, कि हमारे बैंक ठीक है हालात में, तब हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। फिलहाल के तौर पे भारत किसमें चल रहा है? बेसल 2 रिफॉर्म्स, जिसमें वो 8% को मेंटेन कर रहा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बुक से भी समझ आ रहा? ये भी बात की है। देखिए इसको, कोई डाउट है तो बताइए। अब जितना सिंप्लीफाइड हो सकता था मैंने आपको बता दिया।
हाँ ठीक है, लपित ने क्वेश्चन पूछा कि देखा जाए तो सारे रिस्क आपके इसमें आ ही रहे हैं, आ तो रहे हैं, पर आपने उसको क्लासिफाई नहीं किया ना। फॉर एग्जांपल एक बंदा लोन लेके भाग गया, ठीक है, एक बंदा आपको टाइम से इन्वेस्टमेंट दे रहा है, आप ये नहीं देख रहे ना कल कोविड आ गया तो वो देगा, फिर क्या उसकी सिचुएशन बनेगी, या आज मोहर लग जाए तो क्या वो देगा? आज दे रहा है, कल का क्या पता कल क्या होने वाला है, आप उसको भी तो काउंट करके चलोगे ना, कितने प्रपोर्शन चांस है। अब आपका चाइना से वायरस फैल गया तो क्या इसको कैलकुलेट नहीं करोगे? कल फैल गया तो क्या करोगे? कल लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई तो क्या करोगे? उसको भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। फिर जो बंदा आपको लोन दे पा रहा, क्या वो इंटरेस्ट दे पा रहा, क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आपको तो हर ग्लोबल लेवल पे हर कैटेगरी के प्रपोर्शन को देखना पड़ेगा, तभी आपके बैंक सेफ होंगे ना। आगे चलिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? एक वो स्टेज जब किसी भी कंट्री के हर आदमी को बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, किसी भी देश के हर आदमी को बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, यानी जो विचोले हैं, मनी लेंडर्स, उनका काम खत्म हो जाए, हर आदमी बैंक को एक्सेस करे, ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन में कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये चीज हो नहीं रही। भारत के संदर्भ में इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला, एजुकेशन नहीं है इसके बारे में। आज भी कुछ लोग ऐसे, कुछ क्या काफी लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि बैंक का इंटरेस्ट कितना है। अगर आप सेविंग कराने जाओ, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, या अगर आप हाउस लोन लेने जाओ, बैंक आपको कितना ब्याज ले रहा है, पता ही नहीं उन लोगों को बैंक सर्विसेज क्या दे रही है। कईयों को तो ये नहीं पता हमारी लोकेलिटी में बैंक भी है, वो दूसरों से पूछे अच्छा बैंक भी है। अनएजुकेटेड है। ठीक है। दूसरा, एक तो लोग वैसे ही उनको पता नहीं, ऊपर से आपने क्या कर दिया, केवाईसी रिफॉर्म्स लगा दी। अब केवाईसी की रिफॉर्म्स क्या है? नो योर कस्टमर स्कीम। नो योर कस्टमर स्कीम। अब ये क्या चीज है? अब बैंक को बैंकिंग सेक्टर चला तो किया हुआ एक साथ एक नया कंसेप्ट चल पड़ा जिसका नाम क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्डर का मतलब क्या होता है? लॉन्ड्रिंग मतलब धोना, साफ करना। मनी लॉन्ड्रिंग जब मनी को साफ करना, काले धन को व्हाइट में कर देना। और काला धन व्हाइट में कैसे होगा? बैंकों में जाके थोड़ा थोड़ा जमा कराइए, अपने आप व्हाइट होता गया आपका। ठीक है। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए एक बैंक स्कीम लेके आए, नो योर कस्टमर स्कीम। जब भी अपना आप खोलने जाओगे अकाउंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लग जाएगा। 50,000 से ज्यादा एंट्री करने जाओगे, आपका लग जाएगा, आधार कार्ड लग जाएगा वहां पर, कहेंगे दो। ठीक है। सेविंग अकाउंट की लिमिट बांध दी उन्होंने 5 लाख से ज्यादा नहीं डिपॉजिट करा सकते। करंट अकाउंट की अभी नहीं है, पर करंट अकाउंट पे भी वो विजिल रखते हैं। एक ईडी की स्पेशल एक एजेंसी है जो देखती है अंदर कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो नो योर कस्टमर स्कीम में क्या? आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका लगेगा। आधे लोगों का तो आधार कार्ड ही नहीं बना हुआ। अगर आधार कार्ड बना है, पैन कार्ड नहीं बना। पैन कार्ड क्यों नहीं बनना? 98% लोग तो हैं जो वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, जो इनकम टैक्स भरते ही नहीं। तो बताओ क्या कर लोगे वहां पर? आगे
अब कोई आज कस्टमर वहां पर गया बैंक में, 3600 फॉर्म रख देते हैं वहां पर। तो बैंक में जाओ, आपको पक्का कोई ना कोई बुजुर्ग माता मिल जाएगी, तो काके इधर सारा काम छोड़ दे, पहले मेरा फॉर्म पर आके। मुश्किल है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा J&K का एरिया, अब वहां पर टेररिज्म है। वहां पर फिर हम पुंछ में भी बैंक खोल के बैठ गए, वो तो धमकी दे देते हैं रात को आगे कि भैया ये आप हमारा एरिया है, छोड़ दो यहाँ से, उठाओ अपना जो भी है तबला सितार, निकलो यहाँ से। अब ऐसे एरिया से, पुंछ के एरिया में अगर बैंक ही ना खुलेगा तो वहां के लोगों को कैसे बैंकिंग सर्विस मिलेगी भी? ठीक है, आगे चलो, हिली एरिया, हिमाचल में वो आप चल जाओ लास्ट में जोत, चंबे से आगे जाओ, चंबे से ऊपर जाके जोत, सूरज भगवान इतना बड़ा दिखते हैं बिल्कुल टिप पे। और पिछली साइड माउंटेन पे, पिछली साइड क्या पर है? J&K है, जोत का एरिया है, कभी जाके देखना। ये इस साइड आपका हिमाचल है, इस साइड आपका J&K है, ठीक है। यहां पर जोत है। अब बताओ जोत में ऐसे कौन जाएगा, उसकी खुद की जोत जल जाएगी यार फोटो के सामने। एक बार मैं चला गया तो मैं तो देखी हूँ, खाई को देखो नीचे। कौन वहां पर, कौन बैंकिंग से कुछ जाएगा वहां पर? ये कुछ कारण है जिसके कारण बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। चलिए, अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया? गवर्नमेंट ने KYC जो स्कीम है, नॉर्म्स है, इसको थोड़ा ईज करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आज आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो वो क्या कहेंगे, चलो ठीक है पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के थ्रू कर लेते हैं। अब आधार कार्ड तो है ही है नियरली, पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड तो है ही है, चलो कहते आधार कार्ड भी कर लेते हैं। दूसरा, अवेयरनेस, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में अवेयरनेस कर रही है, अखबारों में, फेसबुक में, आपकी एड्स में आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तीसरा, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स। अब बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल पुंछ का एरिया है, अब वहां पर कोई बैंक है ही नहीं क्योंकि वो लाने नहीं दे रहे वहां पर बैंक। तो बैंक क्या करेगी, एक आदमी को वहां भेजेगी और वहां पर जाके वो अपना ऑटोमेटिक जो भी कंप्यूटर वाला ले जाएगा वहां पर, ठीक है। वहां जाके अकाउंट्स खुलवाएगा, हर हफ्ते जाएगा, जिसने कोई पेंशन लेनी है साथ में कैश ले जाएगा, वहीं पर ही ट्रांसलेट करके आपको पेंशन दे देगा। किसी ने कोई डिपॉजिट कराना है वहीं पर ही आपका डिपॉजिट करा देगा। तो ये क्या बन गए, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स, जिनको क्या बोला गया, बैंक सारथी। जिनको क्या बोला जाता है, बैंक सारथी। ठीक है जी। इसके अलावा हमने ऑनलाइन बैंकिंग शुरू कर दी है, तो आप करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर, पेटीएम मेरा ट्रांसफर करे आपके लिंक से, यूपीआई वाला लिंक हो गया तो ठीक है। नहीं आने दे रहे बैंक, ना आने दो, तुम यूपीआई चला लो। नहीं आने दे रहे बैंक वहां पर आतंकवादी, ना आने दो, यूपीआई चला लो, ठीक है। अब आप कहोगे नेटवर्क ऐसे है, तो एयरटेल कंपनी के साथ उन्होंने बहुत तगड़ा नेटवर्क बनाया है हिमाचल में, जहां पर जोत में भी चल रहा है नेटवर्क। एक टाइम था चिंतपूर्णी माता के पास ही बंद हो जाता था, बंद हो जाता। उन्हें वो उनकी प्रॉब्लम है ना वहां पर J&K की, वहां सिम J&K की बंद होती है ना। पर उसमें भी वो है, मेरे ख्याल आपका जो बिलिंग वाला वो चलता है सिम, हाँ वो दूसरा नहीं, रिचार्ज वाला नहीं चलता, कुछ है वहां पर ऐसा। वो तो टेररिज्म के कारण है ना वहां पर प्रॉब्लम, ठीक है जी। इसके अलावा पहले क्या होता था कि अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो मिनिमम आपको 5 या 10 हजार जमा कराना पड़ता था, ठीक है। अब गरीब बंदे के पास 5 हजार कहां से आए भाई बैंक अकाउंट मतलब खुलवाने के लिए?
HDFC बोल रहा है कि 25 देना है आपको, चेक देना है, उसके बाद आपके 10 रखा जाएगा और सिक्योरिटी के लिए 25। हाँ वो तो बेवकूफ है। चलिए, तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें क्या था, नो फ्रिल अकाउंट्स खुल सकते हैं। नो फ्रिल अकाउंट्स क्या है, जीरो बैलेंस, कुछ भी न डलवाओ अकाउंट खुल गया। और इसके साथ साथ आपको ना केवल लाइफ इंश्योरेंस और डेथ इंश्योरेंस भी मिलेगी, इंश्योरेंस भी मिलेगा, गवर्नमेंट देगी आपको, जितना भी आप प्रीमियम डिपॉजिट कराओगे इसके ऊपर, और आपका एक्सीडेंटल या डेथ हो जाए कुछ, ठीक है, उसमें भी आपको इंश्योरेंस देगी। उसके अलावा रुपी कार्ड आपको मिलेगा। रुपी कार्ड क्यों बता चुका हूं, मास्टर कार्ड लोगे उसकी तो भरपाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो भारत ने अपना कार्ड बना दिया रुपया कार्ड, ठीक है, उसकी कोई ज्यादा बहुत मिनिमम जी वैल्यू है उसकी, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत नहीं, रुपये की आसान, रुपये कार्ड की, मास्टर कार्ड की ज्यादा। तो रुपये कार्ड ले लिया यानी साइकिल ले लिया की बात है आपकी, ठीक है, कोई ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। तो ये इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने दिए हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, हर आदमी को बैंकिंग सर्विस मिल सके। क्लियर है? देखिए फिर हम आगे चलें, फाइनेंशियल मार्केट्स। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? सोचो क्या हो सकती है? जिदा किसी कंपनी में पैसे की लोड़ है, हाँ। तो ऑप्शन होती है, आप बैंक को लोन दे देंगे, हाँ या अपनी कंपनी की हिस्सेदारी काटेंगे। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखो मोटे मोटे तरीके में फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए के पास 100 करोड़ रुपया है और वो इसको इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी को देना चाहता है ताकि उसको ब्याज है इसका, क्योंकि पैसे से को पैसा बनाता है ना, इस कहावत सुनी होगी आपने, पैसे को पैसा खींचता है, ठीक है। अब वैसे ही पड़ा रहेगा तो अंडे भी नहीं देने से दे, ठीक है, ये कौन सा मुर्गी है जो अंडे से देगी सुनने के, ठीक है, वैसे ही पड़ा रहेगा। पर अगर ये आप इसको इन्वेस्ट कर दोगे अच्छी जगह तो क्या होगा, ये आपको ब्याज भी देगा, ठीक है, कुछ आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट देगा। अब हुआ क्या, इस आदमी को ऐसे आदमी की जरूरत है जो इससे लोन ले और उसके बदले उसको ब्याज दे, ठीक है। पर्सन बी, उसको ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसको लोन दे और वो उसको ब्याज दे देगा। तो यहां पर ये क्या है, लेंडर, यहां पर ये क्या है, बायर। ये पैसा देना चाहता है, ये पैसा खरीदना चाहता है, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म जहां इन दोनों की डील होगी उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। चलिए, अब फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं?
सिक्योरिटीज। तो जो भी पैसे की लेन देन होती है वो किस रूप में होती है? सिक्योरिटी के रूप में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसा दे दिए लो ही पैसा, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ तरीके से होती है, या तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा, या आपको कुछ एसेट या प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, या आपको कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा ना। मैं को मेरे पास 100 करोड़ पे आप मुझे दे लो, ये थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट हुई। एक प्लेटफॉर्म में आकर आप बात करो ना, कुछ लिखवाओ, कुछ करो, तो ये किस फॉर्म में होता है? सिक्योरिटी के रूप में। अब सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है? पहला इक्विटी और दूसरा डिबेंचर। तो पैसे की लेन देन किस रूप में होगी? सिक्योरिटी के रूप में होगी। और सिक्योरिटी कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की, आपकी इक्विटी और डिबेंचर। अब देखो पैसे लेन देन होना कैसे है। इक्विटी, हाँ ठीक है, लापी बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए फॉर एग्जांपल इक्विटी क्या चीज है? इक्विटी में आते हैं शेयर्स, स्टॉक्स। ठीक है, कैसे? कंपनी ए और कंपनी ए को पैसा चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? 200 करोड़ रुपया चाहिए, और 200 करोड़ रुपया कंपनी के पास नहीं है, इतना होता भी नहीं है आम बंदे के पास। ठीक है, तो क्या करेगी? या तो वो प्रोजेक्ट को खोलेगी, सोचेगी रात को सपना आया था, सुबह जाग खुल गई। ठीक है, या फिर उसको मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब मार्केट से पैसा किस तरीके उठेगी? या तो वो बैंक से लोन लेगी, ठीक है, उसके अलावा वो लोगों से भी पैसा उठा सकती है। और वो जो पैसा उठाता है वो किस फॉर्म में उठता है? शेयर के फॉर्म में। कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर बेच लिए। आती ना कंपनी कहते हैं ना शेयर बिक गए। ठीक है, कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर बेच दिए। शेयर का मतलब क्या कि आपसे उसने क्या ले लिया? पैसा ले लिया। और आपने क्या किया? उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट कर दिया? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर। तो कंपनी को पैसा मिल गया, कंपनी उस चीज को यूज करके अपनी डेवलपमेंट कर सकती है, अपना प्रोजेक्ट चला सकती है। अब आपको क्या बेनिफिट मिला? सोचने की बात है। आपको क्या बेनिफिट मिला? आपको ये बेनिफिट मिला, अगर आपने शेयर में पैसा लगा दिया, पहली बात, कल शेयर बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो ये क्या है? आपका प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। 5 रुपए का शेयर लिया, आज 50 रुपए का हो गया। ठीक है, क्या हुआ? ये 5 रुपए के शेयर से 50 रुपए का हो गया, ये आपका प्रॉफिट बढ़ा ना। तो ये क्या हो गया? आपका एक तरह का डिविडेंड हो गया। पर यहां पर एक रिस्क भी है, गिर भी सकते हो, कोलैप्स भी कर सकते हो। 5 रुपए का शेयर लिया, वो 3 रुपए का रह गया, 2 रुपए का रह गया, 1 रुपए का रह गया, फिर क्या करोगे? तो यहां पर एक रिस्क चलता है इक्विटी बाजार में। ठीक है, दूसरा, जिस बंदे ने भी शेयर लिया उसको उस कंपनी में वोटिंग राइट मिलता है। अगर कल कंपनी ने कोई, क्योंकि भैया तुमने पैसा दिया, उसको पैसा दिया, कल कंपनी ने कोई मैनेजमेंट को चेंज करना है या कंपनी ने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसमें वो अपने शेयर होल्डर्स को कहेगी आप भी वोट डालो, और उस बेस की वोटिंग पे वो अपना डिसीजन लेगी, या आपको मिलेगा वोटिंग राइट। आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस कंपनी में। ठीक है, तीसरा, इसके अलावा जिन लोगों के शेयर्स ज्यादा होंगे, जिन्होंने ज्यादा शेयर्स परचेज किए, यहां तक कंपनियों को मैनेजमेंट में भी लेके जा सकती है। आप मैनेजमेंट में बात कर सकते हो, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो ना उसके। अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेने वाली है तो वहां पर भी आप अपनी राय रख सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, इक्विटी शेयर्स में ही वोटिंग है। देखो, इक्विटी का टाइप है शेयर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का टाइप क्या है? एक शेयर है। ठीक है,
तो वोटिंग राइट तो है, मैनेजमेंट में भी आपकी जो बड़े लोग हैं उनकी से हो सकती है, ठीक है जी, समझ में आ गया। पर रिस्क क्या है, पैसा गिर भी सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया इक्विटी क्या होता है। ठीक है जी, आगे चलिए। दूसरा हमने क्या लिखा था, डिबेंचर्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इशू करती है ना गवर्नमेंट, हालांकि इसके ऊपर डिटेल पढ़ेंगे, अभी कोई बात नहीं, बता दो। डिबेंचर क्या है, अब डिबेंचर में फॉर एग्जांपल कंपनी ने पैसा रेज करना है, ठीक है। डिबेंचर कुछ और टाइप का है। डिबेंचर में कंपनी आपको बोलेगी आप हमको 10 करोड़ रुपया दो, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, इसके ऊपर हम 7% इंटरेस्ट पर एनम देंगे और 5 साल बाद इसका कैलकुलेट करके अगर होता है हम आपको इतना पैसा रिटर्न कर देंगे। फर्क आ गया ना उस चीज में। वहां पर तो ये है कि जो गवर्नमेंट कंपनी परफॉर्म करेगी तो उसके हिसाब से आपको जो भी प्रॉफिट होगा, डिविडेंड होगा, आपको मिल जाएगा। नहीं परफॉर्म करेगी तो गिरेगी। यहां पर तो देना पड़ेगा ना। ये तरह का बैंकिंग एग्रीमेंट नहीं हो गया कि 10 करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है, 5 साल के लिए इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इतने साल बाद आपको इतना हम दें। ये ज्यादातर गवर्नमेंट को होती है, गवर्नमेंट देती है ज्यादातर। ऐसा नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं, ठीक है, पर ज्यादातर देखा गया गवर्नमेंट ही बॉन्ड्स को लॉन्च करती है। प्राइवेट कंपनी जो वो शेयर्स में चलती हैं। हाँ, बॉन्ड क्या होते हैं तो मैं आपको बताया, बॉन्ड क्या एक तरह का डिबेंचर है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक हाईवे बनाना है और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट ने मार्केट से पैसा उठाना है। अब हाईवे बना का है जो उसके शेयर निकाल देगा, इसके शेयर निकाल सकता है? हाईवे का भी शेयर देखे हैं? नहीं। तो उसने हाईवे तो बनाना ना, उसको पैसा तो चाहिए ना। अब वो क्या करेगा, मार्केट में बॉन्ड फेंक देगा। मार्केट में यूको बैंक से आपको या ऑनलाइन आपको क्या मिल जाएंगे, बॉन्ड, ठीक है। गवर्नमेंट आपको क्या कहेगी, हमारा बॉन्ड हो गया, एक तरह का क्या एग्रीमेंट है कि अगर आप हमको 10 करोड़ रुपया 5 साल के लिए देंगे तो हम इतने इंटरेस्ट है 5 साल बाद आपको कितनी रिटर्न देंगे, 12 करोड़। ये बॉन्ड हो गया। बॉन्ड है ना एक तरह का, उनकी एक तरह का प्रॉमिस है, एक तरह का उनका। उसे ये तो नहीं कहना जितना मेरा हाईवे चलेगा, जितना टोल टैक्स कटेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये नहीं कह रहा वो यहाँ पर। कल कोई बैठ गया वहां पर, हाईवे चला ही ना ये थोड़ा इक्विटी का करेगा वो, ठीक है ना। उसे पहले ही कह दिया कि मैं आपको इतना दूंगा, इसके बदले आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए, अब बॉन्ड होते किस टाइप के हैं। पहला, सिक्योर्ड बॉन्ड्स और दूसरा अनसिक्योर्ड बॉन्ड। पहला बॉन्ड है सिक्योर्ड बॉन्ड्स और दूसरा कौन सा है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। सिक्योर्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट है, कोई कंपनी है, ठीक है, अगर आपसे वो पैसा ले रही है और उसके बदले कोई चीज गिरवी रख रही है, उसके बदले कोई चीज गिरवी रख रही है, तो उसको आप क्या कहोगे, सिक्योर्ड बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसने बोलिया कि ठीक है आप मुझे पैसा दो, अगर नहीं होगा तो मैं उसके बदले आपको ये शेयर गिरवी रख देती हूँ। अगर मुझसे पैसा ना दे हुआ तो आप उसकी जगह मेरे ये शेयर ले लेना, ठीक है। या गवर्नमेंट ने कहा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये पेमेंट दे रही हूँ, अगर हाईवे ना बना ईंटें ले लेना कुछ तो चीज सिक्योरिटी रखी ना उसने, ठीक है। हाँ, सिक्योरिटी है। वो कहेगी ठीक है अगर ना मिला तो हम आपको ये पैसा दे देंगे या इतना इसका शेयर दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जहां पर सिक्योरिटी रखी गई वहां पर क्या हो जाएगा, वो सिक्योर बॉन्ड। जहां पर सिक्योरिटी नहीं रखी गई वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड बॉन्ड। चलिए, बॉन्ड्स कितने
बॉन्ड की अगली क्लासिफिकेशन देखिए। पहला कूपन बॉन्ड्स, पहली टाइप कूपन बॉन्ड्स। तो कूपन बॉन्ड यही है कि हमने आपको 10 करोड़ रुपया दिया, 5 साल बाद इसको आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 12 करोड़। तो ये क्या हो गया आपका कूपन बॉन्ड, ठीक है। दूसरा लिखिए जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड ये क्या हो सकता है? इस केस में गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही, ठीक है। तो कैसे चलेगा? यहां कंसेप्ट आएगा फेस वैल्यू का, ठीक है। कैसे? गवर्नमेंट की बॉन्ड जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 करोड़। 10 करोड़, ठीक है। ये 10 करोड़ की क्या है? फेस वैल्यू, जो उसकी रियल वैल्यू है 10 करोड़। गवर्नमेंट ने आपको बॉन्ड दिया, और बॉन्ड दिया कितने का? 7 करोड़। गवर्नमेंट ने साथ में लिख के दे दिया कि 5 साल बाद जब आपको पैसा वापस मिलेगा तो वो कितना मिलेगा? इसकी फेस वैल्यू। अभी कितने का दिया? 7 करोड़ का। फेस वैल्यू कितनी है? 10 करोड़। 5 साल बाद कितने का मिलेगा? 10 करोड़ का। तो हो गया 3 करोड़ का प्रॉफिट आप। पर गवर्नमेंट ने कहीं आपसे ये नहीं बोला कि मैं आपको ब्याज दूंगी। कूपन बोर्ड में क्या था? ब्याज क्या दी थी ना, कितने % में ब्याज दूंगी और 5 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा। यहां ब्याज की बात तो कर ही नहीं रहा कहीं। वो क्या कर रहा है? फेस वैल्यू से नीचे दे रहा है आपको। 10 करोड़ की चीज आपको 7 करोड़ की दे रहा है, और बाद में आपको कहेगा आपको इसकी जगह 10 करोड़ मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 7 करोड़ की, मिलेगा कितना? 10 करोड़। 3 करोड़ आपकी प्रॉफिट है। तो इसको क्या बोला गया? जीरो कूपन बॉन्ड। समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। तो रिपीट करने को बोला है। कूपन बोर्ड तो आपको समझ में आ गया, जहां इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 10 करोड़। फेस वैल्यू कितनी है? 10 करोड़। गवर्नमेंट आपको कहती है आप हमसे बॉन्ड लो, ठीक है, और हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो। गवर्नमेंट आपको कहेगी आप हमको कितने दो? 7 करोड़। और 5 साल बाद हम आपको कितने देंगे? जितनी इसकी फेस वैल्यू है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 3 करोड़। इस पे कोई ब्याज ब्यूज नहीं है, सीधा प्रॉफिट है। फेस वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, हमने आपको डिस्काउंट वैल्यू में दे दिया, और ये बन के फेस वैल्यू में कितनी हो जाएगी? 10 करोड़। समझ में आ गया? ये रिपीट करो। हमें तबीयत भी ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है ना। हरसिमरन समझ में आ गया या रिपीट करूं दोबारा? ओके, चलिए। और कितने टाइप के होते हैं? अगला लिखिए म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कई बार म्युनिसिपल सोसाइटीज को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, अपने काम काज करने के लिए। तो म्युनिसिपल सोसाइटी आपसे बॉन्ड रिलीज करती है और आपको कहती है हमको पैसा दे दो, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड जो म्युनिसिपल सोसाइटी लॉन्च करे, ऐसे बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? म्युनिसिपल बॉन्ड। भारत में गुजरात पहली ऐसी स्टेट है जहां पर म्युनिसिपल सोसाइटीज ने बॉन्ड को रिलीज किया था। अब वो बॉन्ड किसी टाइप का भी हो सकता है, कूपन बॉन्ड भी हो सकता है या जीरो कूपन बॉन्ड भी हो सकता है, ये उस समय डिसाइड होता है, ठीक है जी। आगे चलिए, ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स, तो ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि हमने टाइडल एनर्जी के ऊपर काम करना है। तो टाइडल एनर्जी क्या है? ग्रीन एनर्जी है, कोई पोल्यूशन नहीं होता उससे,
ठीक है, या फिर हमने इन्वायरमेंट के ऊपर कोई प्लांटेशन करनी है, हमने फॉरेस्ट रिजर्व्स लगाने हैं, हमको पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च कर देंगे। और उसका मेन पर्पस क्या होगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जिससे पोल्यूशन ना आए, ठीक है। तो वो पैसा जो उठाती है वो किस हिसाब से उठाती है, ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च करके। आगे चलिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये तो चल रहा है आजकल। चलिए, भारत का जो ज्यादा पैसा बाहर से भारत जो इंपोर्ट कराता है, उसमें सबसे बड़ी प्रपोर्शन किसकी है, तेल की और सोने की। क्योंकि ये दो प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं है, ये नहीं आप कह सकते नहीं है, पर इतने नहीं है कि हमारी रैपिड पॉपुलेशन को ये पूरा कर सके। तो जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत ने जब गोल्ड लेना है और तेल लेना है, वो किस रूप में लेगा, डॉलर्स के रूप में लेगा। नेचुरली रुपया तो कोई लेगा नहीं वहां पर, डॉलर ही लेगा। और अगर हम डॉलर इस पे खर्च करते हैं, जितना डॉलर हमारा यहां से आता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो कम होने लग पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि गोल्ड में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, मंदिर अभी खुले नहीं, मंदिरों में तो गोल्ड है पर टाइम लगेगा ना खोलने में, ठीक है। तो अब किया क्या जाए कि लोगों की इन्वेस्टमेंट गोल्ड में थोड़ी कम हो। अब गोल्ड ही ले जाओगे तो यार तुम्हारा तो बजट वहीं पर चलता रहेगा ना, भारत का तो फॉरेक्स रिजर्व खाली हो रहा है। अमेरिका ने अगर गोल्ड देना है तो रुपये में थोड़ा देगा, वो तो डॉलर में देगा। और फॉरेक्स रिजर्व तो बहुत जरूरी है। अगर कल तेल मंगाना पड़ गया, अगर गोल्ड ही ले लिया सारा, तो तेल के लिए अगर नहीं आया तो फिर गोल्ड पाके मुंदरी पाके तो स्कूटर चलाने से रहे, ठीक है। तो भारत चाहता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर थोड़ा कम हो, लोग गोल्ड को थोड़ा कम लगाए, ठीक है। तो उन्होंने एक बॉन्ड्स लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये क्या है, गवर्नमेंट कहती है फॉर एग्जांपल आपने कितने का सोना लेना है, 50,000 का, तो वो आपको बोलेंगे माता जी ऐसा है, सोना मत लो, उसकी जगह उतनी ही वैल्यू का एक हमसे क्या ले लो, गोल्ड बॉन्ड ले लो। माता जी कहेंगे हमको फायदा ही नहीं उस चीज का। क्यों, सोना अगर आज 80,000 है ना, तो 10 साल बाद 1.5 लाख होगा। सोना करेंसी है एक, ठीक है ना। करेंसी हर देश में कुछ जो फॉरेक्स रिजर्व होता है सोने के रूप में होता है, इंटरनेशनल करेंसी है ये। तो माता जी कहेंगे आप कितना दे दोगे, 50,000 का 7%, 8%, 9%, कितना हो जाएगा 10 साल बाद, 80,000, 90,000, वहां तो मुझे 1.5 लाख मिलेगा। सोना तो ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ठीक है। तो वही आपको ये कहेंगे कि आप 50,000 रुपया हम पे इन्वेस्ट करो, 10 साल के लिए ये बॉन्ड है। पहला बेनिफिट क्या हुआ, क्या हुआ, तो माता जी साथ में नॉमिनेशन तो डाल ही सकती है किसी का। चलिए, माता जी को बोला कि 10 साल तक आपने 50,000 का सोना ही लेना था ना, आप गोल्ड बॉन्ड ले लो, ठीक है। आपको पहले बेनिफिट क्या होगा, 10 साल बाद देखो 50,000 में आपको कितना है, 1 ग्राम गोल्ड आया, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम गोल्ड आया, ठीक है। उन्होंने कहा ना 10 साल बाद जितनी 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू होगी उतना पैसा आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज 50,000 है, 1 ग्राम गोल्ड आज से 10 साल बाद 10 लाख का हो गया, तो आपको कितना मिल जाएगा, गिर गया तो गिर गया। ये भी एक तरह की शेयर मार्केट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 है, 1 लाख का हो गया, आपको 10 साल बाद कितना मिलेगा, उस समय जो ग्राम की वैल्यू थी 1 लाख, प्लस हर साल आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। माता जी तो घोड़े पे चढ़ के जाएगी। कोई गोल्ड का भी इंटरेस्ट दे सकता है, हाँ, चोरी भी ना हुई। यहाँ कौन सा शेरशाह चोरी बैठा है,
ठीक है ना। 10 years का टाइम पीरियड होता हाँ नीली वो 10 ईयर्स का रखते हैं। आप ले सकते हो गोल्ड बॉन्ड्स, आप यूको बैंक या एसबीआई से कहीं से भी ले सकते हो, मिल जाएगा आपको। सोना पड़ा आपको कभी इंटरेस्ट दे सकता है? नहीं, गवर्नमेंट दे रही है आपको यहाँ। तो इससे क्या होगा, 1 माता 2 माता 3 माता सारी लोकेलिटी की माता कहां पर जाएंगी, यहाँ जाएंगी। तो गोल्ड की डिमांड घटी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचा, उसी का हम तेल या कोई जरूरी चीज साथ में मंगा लेंगे। हाँ जी, हाँ उसमें भी कर सकते हैं, पैसा बच गया ना। हम उस फॉरेन रिजर्व से होता है, हमने कोई टेक्नोलॉजी एआई लेके आनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने रोबोट्स बनाने हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, वो हम फॉरेन से ले आएंगे, वही पैसा हम उससे ले लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे। शॉपकीपर से जाते हैं, हाँ जी, गोल्ड लेते हैं, मतलब डॉलर से लेते होंगे सर? नहीं नहीं नहीं, वो तो गोल्ड लेती है, क्या नाम है आपका, सरकार लेती है। सरकार लेती है। जो कुछ लोग ना माफिया टाइप नहीं होते, इलीगल तरीके से गोल्ड ले आते हैं। अब जैसे आपको पता होगा, अगर फॉरेन से किसी आना है कि कुछ गोल्ड आपको लाओ है, तो बीबियां अब हाथ डाल के चूड़ियां यहाँ तक डाल के चूड़ियां आ जाएंगी, ठीक है, हमको तो लाओ है। वो बेसिकली सुनहरे होते हैं, हम कस्टमर को कहते हैं तुम ले आओ, हम उसका बदले आपको दे देंगे। कुछ गोल्ड यहाँ से, तो माफिया है ना यहाँ पर गोल्ड के, ठीक है। कुछ पैसा गवर्नमेंट, कुछ गोल्ड जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट कर देती है, मतलब कि लोकल करेंसी। हाँ लोकल में। समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है। समझ में आ गया जी? क्लियर है? आगे चलिए, मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स चलिए, तो 2014 में गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट ने किया जिसका नाम क्या था, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, लोकल तो उठा ही रही है, अब गवर्नमेंट फॉरेन मार्केट से भी पैसा उठा सकती है। और उसने लंदन से उठाना है, इंडियंस बैठे हैं ना वहां भी, या वहां के इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं वहां पर, यूएसए से पैसा उठाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपने बॉन्ड्स रिलीज कर देगी। इन बॉन्ड्स को क्या बोला जाएगा, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड में रिलीज कर दिए, हाँ जी, ये फॉरेन कंट्रीज में होगा। ये मसाला बॉन्ड्स, नाम मसाला है, ठीक है ना, बस नाम पे मत जाओ, होगा ये फॉरेन कंट्रीज में। जब आपने फॉरेन कंट्रीज से पैसा उठाना है इन्वेस्टर से, फॉर एग्जांपल आपने कोई हाईवे बनाना है, ठीक है, आप सोचते हैं कि हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, तो वो क्या करेंगे, मसाला बॉन्ड्स लॉन्च कर देंगे। फॉरेनर्स उसके ऊपर रिस्पेक्टिव करेंसी में, कोई रुपये में कर देगा, कोई डॉलर में कर देगा, कोई किसी में कर देगा, ठीक है, पैसा देगा। और उस पैसे को गवर्नमेंट कहां करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर देगी। और इस बॉन्ड में लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल कूपन बॉन्ड्स है, 100 रुपए का या $100 का दिया तो हम आपको कितना देंगे, $110। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ डॉलर की कमी आ गई, डॉलर की कमी आ गई, ठीक है, फिर क्या करोगे, मसाला बॉन्ड रिलीज कर दो, इन्वेस्टर्स आपके पास आ जाएंगे, आपकी डॉलर की कमी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। जब डॉलर आ गए, अपनी मार्केट चल पड़ी, अच्छा हुआ, मार्केट थोड़ी ऊपर उठेगी और डॉलर आएंगे, तो आप अपने को भी काम कर सकते हो और बाकियों को भी आप दे सकते हो, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ठीक हो सकता है। कंपनी भी अपने शेयर लिस्ट कर सकती है, हाँ कर सकती है, और फॉरेन में आपकी कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो ये कौन से है, मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसको लॉन्च कब किया गया,
2014 में, और सबसे पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इसको लॉन्च किया गया। आगे चलिए, ब्लू बॉन्ड्स, नीले बॉन्ड्स। तो ऐसे बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ओशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ओशन प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च करे, ऐसे बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? ब्लू बॉन्ड्स। पानी का रंग ब्लू है ना। आगे चलिए, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। तो ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए इकट्ठा करे बॉन्ड के जरिए, उसको क्या कहते हैं? सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल कॉलेज बनाना है आपका, कोई नर्सिंग होम्स बनाने हैं, एजुकेशन होम्स बनाने हैं, या ओल्ड एज होम्स बनाने हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए अगर यूज करे, इसको आप क्या कहेंगे? सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स। लास्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो वो बॉन्ड्स जो इलेक्शन में फंडिंग के लिए, अगर आपने किसी पार्टी को समर्थन देना है, ठीक है, आपने क्या किया, उस पार्टी को पैसा देना चाहते हैं, तो अब पार्टियों ने क्या करती है? बॉन्ड्स खोल दिए। आप बॉन्ड्स के खरीदिए, इसका मतलब आपने उनको पैसा दिया, आप एक आइडियोलॉजी से चल रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप कांग्रेस गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया? उसके बॉन्ड खरीद लिए, यानी आपने उसको पैसे इन्वेस्ट कर दिया। उस पैसे को वो अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में यूज करेगी और बेनिफिट लेगी, और आपको कह देगी कि 1-2 साल बाद हम आपको इसका डबल पैसा दे देंगे। हाँ जी, स्कैम हुआ है ना, स्कैम हुआ है। इन्होंने क्या किया, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, पर एसिड किसी पार्टी का, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो इन पे आरोप लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, मैं नहीं कहता, जो आरोप लगे हैं, वो ये लगे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ईडी की रेड पड़ गई, तो घपला निकलेगा तभी ईडी की रेड डलेगी, ठीक है, तो उनको बोला कि ठीक है जी, आप बचना चाहते हो, हम बचना चाहते हैं, आप इस पार्टी के बॉन्ड लीजिए। यानी आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पार्टी को पैसा मिल गया, ठीक है, और बाद में पार्टी आपको खाएगी नहीं, दे देगी। उनका इमीडिएट रिक्वायरमेंट खत्म, वाइड हो गया ये मनी लॉन्ड्रिंग। उनको लगा था इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसके थ्रू। चलिए देखिए इसको, फिर हम आगे चले। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, समझ आ गया? देख लो, अगर कोई डाउट है ना देख लो, फिर हम आगे चले। फाइनेंशियल मार्केट्स की टाइप्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट।
चलिए, पहला है मनी मार्केट। वो मार्केट जहां पर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक प्लेस। ऐसी मार्केट जहां पर लेंडर बोरोवर को पैसा देगा, पर वो जो पैसा होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, वो कितना होगा? 1 दिन से लेकर 1 साल तक। अगर वो कह देगा यार मुझे 1 दिन में दे दो, या वो कहेगा मुझे महीने में दे दो, या वो कहेगा कि यार मुझे 3-4 महीने में दे दो, पर ज्यादा कितना है? 1 ईयर। इसी तरह कैपिटल मार्केट, ऐसी मार्केट जहां लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स होगा। फॉर एग्जाम्पल लेंडर है, बोरोवर है। लेंडर ने पैसा दिया बोरोवर को 1 साल से ज्यादा, रिटर्न करने की क्या है? 1 साल से ज्यादा। मतलब 2 साल में दे दो, 1 साल 1.5 महीने में दे दो, 3 साल में दे दो, 5 साल में दे दो। ठीक है, तो लैंडिंग एंड बोरोइंग का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से हमने मार्केट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। क्लियर है जी? आगे चलिए। तो मनी मार्केट के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स की हैं। पहला अनसिक्योर और दूसरा सिक्योर। चलिए, अनसिक्योर। अनसिक्योर में जैसे पूंजी स्कीम्स आता है ना, फ्रॉड पूंजी स्कीम्स का। छोटे मोटे बंदे आ जाते हैं, कंपनियां खोल के बैठ जाते हैं, आप हमको 10 लाख दो, हम 15 साल में आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे। ठीक है, या 50,000 रुपए इन्वेस्ट करो, तो हम छोटी छोटी कंपनी से आ जाती है। बाद में सब भाग जाते हैं, पैरेट फ्ली हुए, तोते उड़ जाते हैं सारे। ठीक है, उनके भी उड़ते हैं, इनके भी उड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिक्योरिटी है यहाँ पर? नहीं। पहले जो मैंने, बंगाल तो अड्डा है इसका, वेस्ट बंगाल। जितने भी आपको ऐसे फ्रॉड स्कीम्स वाले मिलेंगे ना, सबका ओरिजिन कहां पर, मैक्सिमम कहां से मिलेगा? बंगाल से। ठीक है, इसके अलावा जो आप कमेटी डालते हो, डालते हो ना कमेटी, पर्चियों में या वैसे कच्चे पैसों में कमेटी डालते हो। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि जिसकी पर्ची निकल गई उसको पैसा मिल गया। ठीक है, प्रॉफिट के साथ मिल जाता है, या जो आप दूसरे बोली वाली कमेटी डालते हो। ठीक है, तो आपका शॉर्ट टर्म का पैसा आपकी कर देता ना रिक्वायरमेंट पूरी। किसी को फीस देनी है, उसने कमेटी के पैसे उठा लिए। किसी ने बेटी की शादी करनी है, उसने कमेटी के पैसे उठा लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका शॉर्ट टर्म कवर कर जाता है। पर ये अनसिक्योर है ना। अब यही भाग गया कमेटी वाला, क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मिट्टी। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आपकी हो रही है ना पूरी, पर अनसिक्योर है। ठीक है, भाग सकते हैं ये लोग। ठीक है, आगे आ जाइए सिक्योर वाले। हाँ, जीव पल स्कीम बता रहे हो, लगता है इनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अच्छा, मैं तो सुना भी नहीं नाम। करके आए हैं भाई साहब इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है, देखिए शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट 3 लोगों को आ रही है। पहली आ रही है गवर्नमेंट को, दूसरी आ रही है बैंकों को, और तीसरी आ रही है कंपनीज को। तीन लोग ऐसे हैं जिनको पैसा चाहिए, उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आती रहती है। यहां पर आपका पैसा कुछ हद तक
सिक्योर हो जाता है, खासकर यहां और यहां पर एक केस है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां और यहां आपका पैसा कंपैरेटिवली सेफ है, अभी भागने तो लगे नहीं। बैंक डूब गया तब भी 5 लाख देगा ना आपको, कहता है ना 5 लाख दूंगा, ठीक है, चाहे करोड़ों रुपया हो, ठीक है, कुछ तो कह रहा है ना। चलिए अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म पैसा है उसके लिए क्या इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स। अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म, तो गवर्नमेंट ऐसे तो कहेगी नहीं, ये लो जी, गवर्नमेंट ने कहा हाथ फुला के लो जी पैसा दे दो, ठीक है, या कोई मंत्री तो आएगा नहीं पैसे मांगने आपसे कि पैसा दे दो, नहीं। गवर्नमेंट आरबीआई की हेल्प लेगी, और आरबीआई इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए बिल्स मार्केट में लॉन्च करेगी, जिसका नाम क्या होगा, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। अब ये ट्रेजरी बिल्स होते कितने कितने टाइप्स के हैं, $90 days, 180 days, 360 days, ठीक है। तो पहले जब बिल्स आए थे इस रेशियो में आए थे, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन। बाद में इसको क्या कर दिया गया, जो अब मेथड चल रहा है वो क्या चल रहा है, 92 डेज, 162 डेज और 364 डेज। चलिए 92 डे बिल क्या है, गवर्नमेंट कहेगी, आरबीआई बिल लॉन्च करती है, आपको कहती है गवर्नमेंट को आप 1 करोड़ रुपया दो, ठीक है ना, और गवर्नमेंट आपको 92 डेज के लिए ये इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने आपसे इन्वेस्टमेंट मांगी है 92 डेज के लिए, 162 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। तो ये कैसे चलेगा, इसका कंसेप्ट चलेगा फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू, बताया था मैंने। फॉर एग्जांपल इन्होंने 92 डेज का बिल लॉन्च किया, इन्होंने आपको बोला कि इस फेस वैल्यू कितनी है, 10 करोड़ रुपया, ठीक है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 7 करोड़ रुपया। 92 डेज के बाद आपको कितना मिलेगा, 10 करोड़ रुपया। दूसरा 184 डेज के बाद मिलेगा, तीसरा 364 डेज के बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, ट्रेजरी बिल्स की, ठीक है। तो ये ट्रेजरी बिल्स आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई लॉन्च करती है, क्लियर है जी। दूसरा लिखिए, हाँ, उस वैल्यू पे, जीरो कूपन बॉन्ड्स के, जहां पर आपका फेस वैल्यू डिस्काउंट वैल्यू चलती है, ठीक है। दूसरा लिखिए, कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स। चलिए कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, 92 डेज से कम टेन्योर के लिए अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो ये बेसिकली क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट। अगर कैश कम हो गया या पैसा थोड़ा बहुत कम हो गया, थोड़े टाइम के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करेंगे, 92 डेज से कम, अगर तो वो 92 डेज में आगे तो ट्रेजरी बिल ही बन गया वो, ठीक है। अगर 92 डेज से कम की उसको रिक्वायरमेंट है, कम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या शुरू करेगा, कैश मैनेजमेंट बिल्स। वही चीज 7 करोड़ रुपया का आप लो और आपको 80 दिनों में, 85 दिनों में कितना मिल जाएंगे, 10 करोड़ मिल जाएंगे, यानी फेस वैल्यू पे ये चलेगा। सर मिल बैंक्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आप ले सकते हो। तीसरा, ये रहने दो, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें नहीं आएगा, एनालिसिस। चलिए समझ में आ गया।
आगे चलिए, इसी तरह बैंक्स को भी पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, बैंक्स को भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो बैंक्स भी दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को रिलीज करता है। पहला लिखिए सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। इसको हम क्या कहते हैं, सीडीज, मिलता है बैंक से। तो ये सीडी का टेन्योर क्या है, 7 दिन से 1 साल तक। मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 लाख। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 का मल्टीपल, कितना भी चल जाए मैक्सिमम, पर मिलेगा किसमें, 5 के मल्टीपल में। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख। 62 नहीं होएगा, 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 लाख का मल्टीपल, ठीक है। अब सर्टिफिकेट्स ऑफ जो डिपॉजिट है, इसमें भी जो होगा फेस वैल्यू से डिस्काउंट रेट में आपको मिलेगा। जो हमने पढ़ा कि अगर 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 7 करोड़ का लेगा और 10 करोड़ का वापस कर देगा, ठीक है। आगे चलिए, कॉल मनी मार्केट। बैंक्स तो अगर बैंक को रातों रात पैसे की जरूरत पड़ जाए, ओवरनाइट बेसिस, रातों रात एक बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करता है, दूसरे बैंक से पैसा ले लेता है, ठीक है। ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं, जो रातों रात बेसिस पे चलती है, ठीक है। और ये किस पे चलेगी, इंटरेस्ट रेट पे। तो रातों रात का पैसा तो किस में आएगा, इंटरेस्ट रेट में। और ये इंटरेस्ट रेट किससे कैलकुलेट होता है, MIBOR, MIBOR। ये क्या लिखिए, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। फॉर एग्जांपल मुंबई में 2 बैंक है, बैंक 1, बैंक 2। बैंक 1 दूसरे बैंक को लोन दे रहा है और उस पर रेट ले रहा है 5%, ठीक है ना। तो मुंबई में हर बैंक एक दूसरे को लोन दे रहा है, उन रेट्स की हम एवरेज निकाल लेते हैं, और वही जो एवरेज होगी, जो रेट निकलेगी, वो पूरे इंडिया में लागू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मुंबई में 10 बैंक है, 5 बैंक ले रहे हैं, 5 बैंक दे रहे हैं, डिफरेंट रेट्स में दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, एक ने 5 में दिया, एक में 6 में दिया, एक में 7, एक में 8, एक में 9, उसकी एवरेज निकाल दोगे, डिवाइडेड बाय 5। जो एवरेज बनेगी वो आप पूरे इंडिया में अप्लाई कर दो। यानी जब पंजाब के किसी बैंक ने रातों रात पैसा लेना है, तो आपको उस बेस पे, आपको उस एवरेज पे आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, नहीं आया? मुंबई में क्या है, 5 बैंक है, 1 2 3 4 5। इसने 5% में दिया, 6 7 8 9, ठीक है। उन्होंने क्या करनी है, एवरेज निकाल देनी है, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 5। जो रेट बना, जो भी रेट आया, फॉर एग्जांपल कितना है, 4 आया, ये रेट पूरे भारत में लागू हो जाएगा। अब पंजाब के किसी बैंक ने लेना है तो आपको 4% पे मिल जाएगा। क्लियर है? बस आज मेरी बस हो गया। चलो देख लो, तुम्हारी भी बात है। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
ठीक है हाँ जी